प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ संधि, जो कि सभी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं संधि। बहुत स्थिति में ये देखा जाता है कि विद्यार्थी को संधि करने या विच्छेद करने नहीं आता है। संधि को बच्चे कठिन समझते हैं, लेकिन आपको आज हम अशोक सर संधि को चैलेंज के साथ आसान करने जा रहे हैं। तो हम यही आग्रह आपसे करेंगे कि शांत दिमाग से पूर्ण ध्यान हमारे वीडियो पर करके पूरे दिमाग मस्तिष्क के साथ आप हमारे वीडियो को पूर्ण रूप देखें, पूरा देखें और देखिए आपको आज संधि एकदम आसान हो जाएगी। और आज के बाद से संधि जब भी आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आप उसको पूरा सही सही लिख कर आएंगे और अपने नंबर को मार्कशीट में जोड़ कराएंगे। तो चलते हैं संधि को पढ़ने। देखते हैं बाबू संधि। देखिए संधि अब जानेंगे संधि किसे कहते हैं। पहले तो ये ध्यान रखें, हम संधि को बहुत आसान बनाए हुए हैं, बहुत आसान। देखिए इतने दूर में संधि नहीं हो पाती है। पूरे संधि पाठ यदि पढ़ा जाए बढ़िया से तो व्याकरण में लंबा देगा। हिंदी व्याकरण में तो शॉर्ट कर सकता है, लेकिन संधि संस्कृत व्याकरण में बड़ा करेगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में ही संधि को पूर्ण रूप से सिखाया गया है। देखिए, लेकिन हमने संधि को अपना कितना छोटा बनाया, बस इतना में स्वर संधि के 6 भेद, व्यंजन संधि के 10 तरीके, विसर्ग संधि के ये रूप सब, और साथ में यहाँ पर देखें ये सब अभ्यास के लिए कि आपको कैसे इसको बनाकर हम दिखाएंगे कि यह कैसे बन रहे हैं, यहाँ कैसे बनेगा, ये सब इसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा, सब करके दिखाएंगे। बस इतने ही छोटे में हमने अपना बढ़िया सा कंटेंट्स बनाया है। और आज नहीं, बहुत वर्ष पहले, लेकिन आज हम ऑनलाइन आ रहे हैं और मेरी पिछली बहुत सारे वीडियोज हिंदी व्याकरण की आई है। आगे भी अंग्रेजी व्याकरण, गणित, फिजिक्स इत्यादि के आएंगे, इतने ही सरल कंटेंट्स को लेकर के। तो आप लोग देखें, समझें, और देखने समझने के बाद अच्छी समझ में मेरी बात आए तो आप अंत में सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को, आपके चैनल को, जिससे कि आने वाले अधिकांश आपको आगे की सारी वीडियोज आपको मिले और इतना ही सरल भाषा में आपकी पढ़ाई अच्छी बन हो सके। तो देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको। देखिए 2 पेज दिख रहे हैं, एक पन्ने और एक पन्ने, 2 पन्ने, 2 पन्ने का ये मेरा नोट्स है। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा। देखिए आइए 15 फरवरी से अशोक सर के साथ मेहनत कीजिए और बन जाइए इस बार जिला मैजिस्ट्रेट टॉपर। ठीक है, देखिए 15 फरवरी से मेरा बैच शुरू होता है, नया क्लास का बैच शुरू होता है हर बार। तो हम लिखे हैं, ठीक है। इसमें देखिए मात्र 2 पन्ने में हमने मैट्रिक के संस्कृत का ये नोट्स है, मैट्रिक के संस्कृत का नोट्स है। और मात्र इस 2 पन्ने में हमने संस्कृत का किताब, संस्कृत व्याकरण के सारे पाठ, एक भी पाठ वंचित नहीं है, और संस्कृत के सारे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न और संस्कृत व्याकरण के सारे महत्वपूर्ण पाठों का हमने विस्तार से वर्णन किया है। इसमें देखें, इसमें भी होगा संधि, आपको बहुत सरल भाषा में देखिए आपको दिखा रहे हैं। तब हम पढ़ाने आपको अपना कंटेंट्स मेरा ये दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ ये मेरा कंटेंट्स रहा। देखिए यहाँ लिखा है संधि। संधि 4 अंक का कम से कम आता है, किसमें, मैट्रिक में। चलिए यहाँ देखिए ये कंटेंट्स है मेरा, ठीक है। तो चलते हैं, अब इसको हटाएं हम लोग, अब पढ़ाई पर आए। देखिए संधि, संधि किसे कहते हैं समझे। 2 वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के, बात को समझना है। वर्ण माने होता है अक्षर, जैसे देखिए अ और अ,
अ एक वर्ण हुआ, अ एक वर्ण हुआ, दो वर्ण हुआ, दो वर्ण के मिलने से माने मिल गया, प्लस हो गया, जुड़ गया, मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, विकार मतलब होता है बदलाव, विकार मतलब होता है बदलाव। तो बदलाव देखिए क्या बदलाव आया, और आ जुड़ कर क्या बना आ, तब विकार उत्पन्न हो गया, बदलाव आ गया, इसी को संधि कहते हैं। तो और आ और दो वर्ण हुआ, दो वर्ण के मिलने से प्लस हो जाने से जो उत्पन्न विकार हो, जो विकार बदलाव उत्पन्न हो जाए, बदलाव आ जाए, तो और आ जुड़ कर क्या बना आ, इसे क्या कहेंगे संधि। फिर कहिए और देख लें, और आ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बार बार यहाँ आई हुई है होगी ऐसे, ये ऑब्लिक का चिन्ह, इसका मतलब या समझिएगा, या मतलब दोनों में से कोई एक, या तो अ या आ। ध्यान दीजिए, अ या आ में हस्व ई या दीर्घ ई यदि जुड़े यानी मिले तो नया विकार उत्पन्न होगा, माने नया कोई वर्ण बनेगा, जो कौन होगा, ए होगा। यानी ध्यान रखना है, अ या आ में हस्वी या दीर्घी जोड़ने पर क्या बनता है, ए बनता है। आगे आकर हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये समझे कि दो वर्ण हो तो अ या आ एक वर्ण हो गया, इसमें से कोई एक लेना है तो, और हस्वी या दीर्घी दो एक वर्ण हो गया क्योंकि एक लेना है, ठीक है। चलिए, तो दो वर्ण मिला, ये एक वर्ण इसमें का, दो वर्ण मिलने से दोनों वर्ण यदि मिलेगा तो क्या जो उत्पन्न विकार माने जो विकार उत्पन्न होगा, माने जो बदलाव आएगा, तो दोनों मिलकर क्या बदलाव लाया कि ए बन गया, तो उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों वर्ण मिलकर ये विकार उत्पन्न किया, ये भी संधि हो गया। क जोड़ म, क में म जुड़ता है तो बाबू अंग बन जाता है। आगे हम लोग सब पढ़ेंगे, देखिएगा आगे मिलेगा। देखिए क जोड़ म बराबर अंग लिखा है ना व्यंजन संधि में, तो अंग बन जाता है। तो देखिए, तो यह एक वर्ण है, यह एक वर्ण है, दो वर्ण हुआ, दो वर्ण के मिलने से दोनों वर्ण प्लस हो गया, मिल गया, तो क्या बना, उत्पन्न विकार माने बदलाव, तो दोनों मिलकर क्या बदलाव लाया कि अंग बन गया, तो इसको संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। अब हम लोग समझने चलेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जरा सा आइए हम लोग जाने कि स्वर संधि किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, व्यंजन संधि कैसे पहचानेंगे, विसर्ग संधि कैसे पहचानेंगे। पहले ये पहचानिए, भेद को तो बाद में है, ठीक है, पहले बाप को समझे तब तो बेटा समझ में आएगी। चलिए, तो स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, समझिए, देखिए, पहचानिए। देखिए यहाँ पहला है संधि का पहला भेद, स्वर संधि। देखिए इसको पहचानिए, स्वर संधि की पहचान क्या है, जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण जुड़ता है ना, तब उसे स्वर संधि कहते हैं। अब तो कहिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है, स्वर वर्ण और स्वर वर्ण। ध्यान दीजिए, आप सब बच्चे जानते होंगे। देखिए ये अ जो है ना बाबू, अ आ हस्वी दीर्घ ई होता है ना बाबू, ये सब ठीक है, हस्वी दीर्घ हस्व दीर्घ उर ए ऐ ओ औ, ये स्वर है, ये क्या है बाबू, स्वर है। और चलिए व्यंजन कौन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहीं व्यंजन है क ख ग घ है ना, छ छ झ झ, ये होता है ना, और ज्ञ तक, ये क्या है, व्यंजन है, समझे ना। ऐसे हम स्वर और व्यंजन का वीडियो हम आपको वर्ण पाठ में विस्तार से बताए हैं। आप हमारे लेसन नंबर 1 वर्ण पाठ को समझ लें तो संधि समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शॉर्टकट में समझ लें कि अ आ को स्वर कहते हैं, और क ख ग घ से यरलव तक को क्या कहते हैं, व्यंजन। और विसर्ग किसे कहते हैं, जिसमें पहले विसर्ग लगा हो। विसर्ग मतलब देखते हैं ना, जिसे कहते हैं क विसर्ग कह, अ विसर्ग अह, ये विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग यदि लगा हो और उसके बाद कोई स्वर व्यंजन लगा हो, तो उस स्थिति को, पहले विसर्ग लगा हो बाद में स्वर व्यंजन लगा हो, उस स्थिति को विसर्ग संधि में रखते हैं। तो चलिए तीनों की परिभाषा फिर एक बार देख लें। जब स्वर वर्ण के साथ यदि आ जाए लिखने को कि स्वर संधि किसे कहते हैं, या जानना हो आपको, तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे ऊपर दिखाते हैं आपको, अ क्या है बाबू, स्वर है, अ क्या है, स्वर है, दोनों तो स्वर है, तो स्वर के साथ स्वर वर्ण का मेल हुआ, मेल होकर ये आ बना। तो अब ये जो यहाँ जो संधि हुआ, आ जो बन गया, ये किस संधि के अंतर्गत हुआ, स्वर संधि के अंतर्गत। अब देखिए
फिर यहाँ देखिए अ या आ क्या है, स्वर है, और ह्रस्वी और दीर्घी यह भी स्वर है, वो में क्या है, तो स्वर के साथ स्वर मिला जुड़ा और स्वर भी बना, तो ये क्या होगा, स्वर संधि कहलाएगा। लेकिन ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। कैसे, क ख ग घ क्या है, व्यंजन है, म भी क्या है, व्यंजन है। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन जुड़े, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि का परिभाषा होता है कि व्यंजन संधि, जब व्यंजन संधि के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण जुड़े, माने व्यंजन संधि पहले रहेगा, उसके बाद वाला जो जुड़ेगा ना, वो स्वर जुड़े चाहे व्यंजन जुड़े कोई हो, लेकिन पहले व्यंजन होना चाहिए। देखिए क व्यंजन है, अब म क्या है, यह क्या है, म वह भी व्यंजन है, लेकिन इस म के जगह पर कभी स्वर भी जुड़ सकता है, क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी जुड़े तो उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब चलिए विसर्ग संधि में भी थोड़ा सा और व्यंजन संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि की परिभाषा होती है कि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़े तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विसर्ग का चिन्ह दिया है ना, इसमें जुड़े, क्या जुड़े, स्वर या व्यंजन कोई जुड़े तो जो भी कुछ बनता है वो बाद में बताएंगे, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो चलिए हम पहले तीनों संधि के तीनों भेदों की परिभाषा समझा दिए। अब चलते हैं स्वर संधि जो है उसके कितने भेद होते हैं और उसको विस्तार से पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, तब विसर्ग संधि को समझेंगे, समझकर ये सारी प्रश्नों का हल करेंगे। चलिए स्वर संधि के पहले भेद पर चलते हैं। स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ संधि। थोड़ा जल्दी से करें हम लोग, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं, देखिए जल्दी समझे। देखिए समान स्वर जोड़ समान स्वर बराबर दीर्घ स्वर, हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो चलिए इसको कैसे बोलेंगे आप लोग, जब कहेंगे कि जब समान स्वर के साथ समान स्वर जुड़ करके दीर्घ स्वर बनता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब कहिए कि समझ में कैसे, देखिए समान स्वर के साथ समान स्वर जुड़े है, अ क्या है, अ और अ एक समान स्वर है कि नहीं, दोनों अ एक समान स्वर है। अच्छा अ और अ ही एक समान स्वर में होता है, अ और यहाँ आ भी होगा तब भी एक समान होगा। अ और आ दोनों को एक समान माना जाता है। ह्रस्वी और दीर्घ ई दोनों को एक समान माना जाता है क्योंकि दोनों ई ही है, ठीक है ना। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, देखिए होते क्या है, आप लोग और हम अधिकांश बच्चे बोलते हैं हर्षाई दीर्घाई, हर्षाऊ दीर्घाऊ, नो गलत है। उसको बोलना क्या चाहिए, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, शुद्ध बोलना चाहिए। तो देखिए हम वैसे बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ देखिए ये अ और य दोनों एक समान स्वर है। एक समान स्वर जब जुड़ करके दीर्घ स्वर बनाए, एक समान स्वर और एक समान स्वर, अ और अ दोनों एक समान स्वर हुआ, जुड़ करके बराबर में क्या बनाता है, दीर्घ स्वर माने बड़ा स्वर। ये बताइए अ और अ में कौन बड़ा है, आ बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ आ भी कर दे, आ जोड़ आ जोड़ आ भी कर दे तभी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। क्यों, क्योंकि समान स्वर, आ और आ एक समान हो गया। या ऐसा भी कर दे, अ जोड़ आ, अ और आ दोनों एक समान स्वर में गिना जाता है, दोनों एक समान स्वर जुड़कर क्या बनता है, दीर्घ स्वर। तो अ और आ में बड़ा कौन है, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा होता है, तो अ और आ में बड़ा कौन है, आ, तो आ बनता है। तो ये जो हुआ ना, ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हुआ, ठीक है, दीर्घ संधि के उदाहरण हुआ। ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चाहिए दीर्घ संधि किसे कहेंगे, जब समान स्वर के साथ समान स्वर जुड़े, यानी इधर यदि ह्रस्वी और दीर्घी है तो इधर भी ह्रस्वी और दीर्घी रहना चाहिए, तब समान स्वर होता। लेकिन इधर होगा अ आ और उधर हो गया ह्रस्वी और दीर्घी, तो समान स्वर नहीं हुआ, तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए तो ये समझ लिए होंगे आप लोग। अब आइए गुण संधि, और सीखे आप लोग क्या कि एक समान स्वर आता है, जैसे अ और आ है, अ और आ है, चाहे अ और अ आए, चाहे आ और अ आए, सब जुड़कर क्या बनता है, दीर्घ स्वर, माने उसी में का बड़ा स्वर। तो अ और आ में का बड़ा कौन होगा, आ होगा, ठीक। अच्छा इसके साथ समझिए, यदि ह्रस्वी और ह्रस्वी जुड़े तो क्या बनेगा, दीर्घ ई। ह्रस्वी में दीर्घ ई जुड़ जाए तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ई। क्यों,
एक समान स्वर है, इसको भी ई पढ़ते हैं, इसको भी ई पढ़ते हैं, ई और ई, भले छोटी है बड़ी है उससे मतलब नहीं है, सब ई है ना बाबू। तो जब समान स्वर एक समान स्वर जुड़ रहा है, सब तो ई है, ई जुड़े तो बराबर में क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ माने बड़ा, ह्रस्व ई के बदला क्या हो जाएगा, दीर्घी। दीर्घी माने बड़ा स्वर, ये दीर्घी। समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब समझते हैं समान स्वर दीर्घ स्वर को समझ लिए। अब हम लोग समझे गुण संधि को। गुण संधि किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, देखिएगा। जब अ या आ के बाद, माने पहले है अ या आ, अब बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाए, या ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए, या री आए। तीन स्थिति है, ध्यान दीजिए। जब अ या आ में ह्रस्व या दीर्घ ई जुड़े, फिर ह्रस्व या दीर्घ ऊ जुड़े, या री जुड़े, तीन स्थिति जुड़े, तो क्या बनता है, ध्यान दीजिए। तो और आ में ह्रस्व या दीर्घ जुड़ने से ए बनता है, और आ में ही ह्रस्व या दीर्घ जुड़ जाए तो ओ बनता है, और ओ या आ में री यदि जुड़ता है तो और बन जाता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। तो याद भी करना होगा कि ओ या आ में ह्रस्व दीर्घ जुड़ने पर क्या बनता है, तो ए बनता है। ओ या आ में ह्रस्व दीर्घ जोड़ने पर ओ बन जाए, जब ओ या आ में री जोड़ने पर और बन जाए, तो इस स्थिति को गुण संधि कहते हैं। परिभाषा भी याद हो जाएगा इस तरह। गुण संधि का परिभाषा भी हो गया और सूत्र भी हो गया। ये गुण संधि का ये सूत्र भी हो गया, परिभाषा भी हो गया। चलिए अब देखिए आगे हम यहाँ जब समझाएंगे तो क्लियर लेंगे आपको। देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण, ठीक है, सूत्र या परिभाषा सब इसी में है। सब परिभाषा भी इसी से होगा, सूत्र भी हो जाएगा। परिभाषा ऐसे ही होता ही है इसका, अब बुक में भी अध्ययन करेंगे वैसा ही होता है। चलिए वृद्धि संधि का क्या परिभाषा होती है। हम लोग यदि परिभाषा याद करें तो सूत्र याद हो जाएगा, सूत्र याद करें परिभाषा याद हो जाएगा। संधि में ऐसा होता है। चलिए वृद्धि संधि किसे कहते हैं, यदि प्रश्न है तो कहेंगे कि जब अ या आ के बाद या अ या आ के साथ ए है या ओ जुड़े तो ए जो है वह अ बन जाता है, और ओ बन जाता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। हो गया, परिभाषा बोल दिए, परिभाषा बोल दिए। आज यदि इस परिभाषा को याद कर लिए तो क्या हो गया, सूत्र भी हो गया। ये अब सूत्र का समझे हम लोग कि पहले अ या आ में से कोई एक हो, और उसके बाद में जुड़ने वाला वर्ण जो हो ए या आ में से कोई एक हो, तो अ में यदि ए जोड़ेंगे तब भी अ बनेगा, और आ में अ जोड़ेंगे तब भी अ बनेगा, ठीक है ना। यानी अ पहले में अ या आ हो, अ या आ में ए या अ जुड़े तो अ बनता है, और अ या आ में ओ या औ जुड़े तो अ बनता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। और इसे याद रखेंगे तो परिभाषा भी याद हो गया, सूत्र भी याद हो गया। अब आगे चलिए यौन संधि को समझने। अभी समझ ले पहले बढ़िया से, तब बनाए एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए यौन संधि, जब ह्रस्वी या दीर्घी है, ऑब्लिक का मतलब दोनों में से कोई एक। जब ह्रस्वी या दीर्घी और री, तीन स्थिति है यहाँ। ऐसे तो देखने पर 5 दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, लेकिन नहीं है। या जो है या के जगह पर कोई एक, ह्रस्वी या दीर्घ ऊ री, 3 हुआ, 1 2 3। ये तीनों में से किसी स्थिति के बाद यदि भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब होता है दूसरा कोई भी स्वर, स्वर माने अ में का दूसरा कोई भी स्वर है। दूसरा स्वर का मतलब क्या कि यहाँ यदि ह्रस्वी दीर्घी है तो यहाँ प्लस के बाद में ह्रस्वी या दीर्घी नहीं आनी चाहिए। यहाँ ह्रस्व दीर्घ है, प्लस के पहले यदि ह्रस्वी या दीर्घी है तो प्लस के बाद में ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ नहीं आना चाहिए। भिन्न माने क्या होता है, दूसरा स्वर माने दोसर कोई स्वर भले आ जाए। जैसे कि यहाँ ह्रस्व या दीर्घ है, यहाँ पर अ या आ जाए, अलग हो गया। ह्रस्व दीर्घ इधर इधर आ जाए तब क्या बनता है, इधर री इधर अ या आ जाए तब क्या बनेगा, इधर ह्रस्व या दीर्घ हुआ इधर अ या आ जाए तो क्या बनेगा। है भिन्न स्वर का मतलब है सबको छोड़कर आए तो क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिए, यदि ह्रस्वी या दीर्घी के बाद कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो यह बन जाता है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो वह बन जाता है। और री, देखिए तीसरा स्थिति है री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर जुड़े, माने री को छोड़कर दोसर कोई भिन्न स्वर जुड़े तो र बन जाता है। इसे ही यौन संधि कहते
है। तो इस तरह से परिभाषा भी याद हो जाता है और सूत्र भी इसका याद हो गया। सूत्र भी वही है, परिभाषा भी वही होता है इसमें। चलते हैं, अब चलते हैं पांचवा भेद, अयादि संधि। ठीक है, ऐसे हिंदी में तो आप लोगों को मिलेगा कहीं कि हिंदी में दीर्घ स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हम पूर्ण रूप से आपको क्लियर कर रहे हैं। संस्कृत वाला आप लोगों को दिए हैं, संस्कृत वाला संधि पर आ रहा है एकदम पूर्ण, चूंकि हिंदी में कम हो जाता है, पूर्ण रूप संधि नहीं देता है। ठीक है ना, तो चलिए अयादि संधि। अयादि संधि की क्या परिभाषा होगी? जब ए, देखिए यहाँ कॉमा है, यहाँ ऑब्लिक नहीं है, ऑब्लिक यहाँ था, ऑब्लिक में 2 में से कोई एक लेना था, कॉमा में जो लिखा होगा वही लेंगे। यदि ए के ए आए ओ औ, देखिए किसकी परिभाषा? अयादि संधि की परिभाषा। कि अयादि संधि किसे कहते हैं? तो आंसर होगा कि जब ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो ए आय बन जाता है, आय हो जाता है, ओ औ हो जाता है और औ आओ बन जाता है। इसे ही अयादि संधि कहते हैं। ठीक है ना। कब? जब ए के बाद भिन्न स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आय बनेगा। आय में भिन्न स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आय। ओ में भिन्न स्वर जुड़ेगा तो आओ आओ, और औ में भिन्न स्वर जुड़ेगा तो आओ बनता। इसे ही अयादि संधि कहते हैं। परिभाषा आप लोग को आ रही होगी, अब अपने से बनाने आ गई होगी। चलिए आइए एक पूर्व रूप संधि को भी समझ लेते हैं। संस्कृत में भी आएगा तो एक नहीं छूटेगा, यहाँ तक हिंदी में संधि के स्वर संधि के 5 भेद बताते हैं व्याकरण। चलिए आगे। पूर्व रूप संधि यह कहता है कि यदि ए या ओ के बाद अ, यहाँ ऑब्लिक होगा, ऑब्लिक, इस दोनों में से कोई एक, ए आए प्लस के पहले ए आए या ओ आए, इसके बाद यदि अ या आ जुड़े तो ये अ बन जाता है। वह एक प्रकार का अ है, उल्लुप्ताक्षर अ है। ठीक है ना, लुप्ताक्षर, लुप्त होने वाला अ है। बहुत कम स्थिति में जैसे ही लिखा जाता है, कहीं संस्कृत में लिखा रहता है को अपी, ऐसे को डपी जैसा बुझाता है ड, लेकिन ड नहीं है, अ है, को अपी है, को अपी। ठीक है ना बाबू। चलिए अब देखिए यही लुप्ताक्षर अ। ठीक है, तो ए या आए में यदि अ या आ जुड़ता है दोनों में, इसमें का दोनों में से कोई एक, इसमें का दोनों में से कोई एक जुड़े, यानी ए में अ जुड़ेगा तो लुप्ताक्षर अ बन जाएगा, ओ में अ जुड़ेगा तभी लुप्ताक्षर अ बन जाएगा। इसे ही पूर्व रूप संधि कहते हैं। बस इतना ही हम लोगों को स्वर संधि में परिभाषा सहित याद कर लेना है। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस, उसके बाद बड़ी बात है इसमें प्रैक्टिस, बनाने का तरीका वो जरूरी है। तो इतना जान गए। अब देखिए व्यंजन संधि में इसमें कुछ नहीं, बस याद कीजिए, इसकी परिभाषा का टेंशन नहीं होता है। परिभाषा का टेंशन सिर्फ उतना था कि व्यंजन संधि किसे कहेंगे? जब पहले प्लस के पहले व्यंजन वर्ण है और उसके बाद कोई स्वर वर्ण जुड़े या व्यंजन वर्ण जुड़े और जुड़कर कुछ भी बने तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन प्लस के पहले व्यंजन वर्ण होना चाहिए। जिससे देखिए प्लस के पहले व्यंजन वर्ण था क, यहाँ पर म जो है यह भी व्यंजन है, लेकिन यहाँ स्वर भी आ जाएगा ना, स्वर या व्यंजन कोई भी आ जाएगा तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन स्वर संधि में इधर भी स्वर प्लस के पहले प्लस के बाद 2 स्वर चाहिए था। अब जितना भी देखे हैं, देखिए प्लस के पहले स्वर, इधर भी सब स्वर हैं, तो इस प्रकार से वो स्वर संधि था, ये व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जो है हम लोगों को ये नहीं समझना है, परिभाषा याद नहीं करना, इसमें कोई अब परिभाषा नहीं, इसके कोई भेद नहीं। व्यंजन संधि के कितने भेद पूछ भी नहीं करेगा, स्वर संधि का सिर्फ भेद पूछेगा, विसर्ग संधि का भी भेद नहीं पूछेगा। भेद नहीं होता है, बस सूत्र याद कर लेना है। चलिए तो इसको तो जल्दी से बोल लेंगे, तब अभ्यास करेंगे। मेन चीज अभ्यास है। देखिए व्यंजन संधि का पहला सूत्र हुआ, क में तृतीय वर्ण जुड़ता है तो ग बन जाता है। बात को समझिए। अब तृतीय वर्ण अभी समझ के रखिए, तब ना वहाँ समझ में आएगा। तृतीय वर्ण क्या होता है? देखिए हम लोग जो क ख ग घ लिखते हैं ना, क ख ग घ ङ, है ना जी, ये प्रथम वर्ण हुआ, पहला वर्ण, पहला अक्षर। ये द्वितीय वर्ण, ये तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण हुआ ग। इसी प्रकार से ज, इसी प्रकार से ड, इसी प्रकार से ट ठ त थ द होता है ना बाबू। चलिए ये तृतीय वर्ण हुआ। तीसरा है, देखिए आप लोग क ख ग घ लिखेंगे तो तीसरा नंबर पर ग पड़ेगा, च छ ज में ज पड़ेगा, ड पड़ेगा, द पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। तृतीय वर्ण। चौथा कहेगा तो ये चौथा वर्ण है, सब होता है। दूसरा वर्ण इसमें होता है, पहला वर्ण इसमें यहाँ होता है। ठीक है, चलिए ये अंतस्थ बोला जाता है लास्ट वाले को। चलिए खत्म कीजिए, आप समझ गए होंगे तृतीय वर्ण। चलिए जब क में तृतीय वर्ण जुड़ता है, यानी कि
ग या ज या ड या द जुड़े तो क्या बन जाता है, आधा ग बन जाता है। अभी याद करके रखना है, मतलब फेयर कर लेंगे और याद कर लेंगे और तब अभ्यास कराते हैं। ठीक है, अब बनाइए आराम से। चलिए, आधा क में म जुड़ता है तो अंग बन जाता है। ठीक है, यदि च में अ या आ जुड़े, च में अ या आ दोनों में से कोई जुड़े तो ज बन जाता है। ठीक है बाबू, आधा ट में कोई भिन्न स्वर या कोई भिन्न व्यंजन जुड़े, स्वर जुड़े चाहे व्यंजन जुड़े, दोनों में से कोई भी जुड़ सकता है। अभी तक तो सब देखिए, यहाँ पर च क्या था, व्यंजन था, अ या क्या है, स्वर है, तो व्यंजन में स्वर भी जुड़ गया, व्यंजन में स्वर भी जुड़ सकता है और व्यंजन भी जुड़ सकता है। यहाँ पर व्यंजन में व्यंजन जुड़ा था। चलो, ट में आधा ट में यदि कोई भिन्न स्वर या व्यंजन जुड़े, यानी अ या आ या क ख ग घ में से कोई भी जुड़ेगा तो वह आधा ट किस में बदल जाएगा, आधा ड में बदल जाएगा। ठीक, अब आधा त में कोई चवर्ग जुड़े, आधा त में चवर्ग जुड़े, चवर्ग किसको कहते हैं, च छ ज झ य, इस सबको क्या कहते हैं, चवर्ग। चवर्ग माने च छ ज झ का जितना होता है वो क्या होता है, चवर्ग। तो आधा तो यानी प्लस के पहले आधा तर है, उसके बाद च छ ज झ का कोई भी अक्षर हो वो यदि दोनों जुड़े, ठीक है, तो आधा तो जो है वह किस में बदल जाता है, आधा च में बदल जाता है। अब चलिए, आधा तो में यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ण जुड़े, या तो तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, इन दोनों में से कोई जुड़े तो वह आधा तो जो है वो आधा तो नहीं रह जाता है, आधा दो में बदल जाता है। देखिए लिखा हुआ है, यही याद रखना है। आधा तो में आधा ज या पूरा ज जुड़े, यानी कि समझ लीजिए कि आधा तो में आधा ज या पूरा ज जुड़े तो वह आधा ज में बदल जाता है। कौन आधा ज में बदल जाता है, आधा तो है, पहला वाला चीज बा है, सब आधा है। क जो है ग में बदला, च जो है ज में बदला, तो च में बदला, तो ज में बदला। ठीक है ना, ऐसे चलिए, आधा तो के साथ यदि न या म जुड़े, न जुड़े चाहे म जुड़े, दोनों में से कोई एक जुड़े तो वह आधा तो जो है वह आधा न बन जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है पहला वाला ही आधा न बन जाएगा, तो आधा तो नहीं रहेगा, बाद में आधा न हो जाएगा। अब आइए, आधा म में यदि कोई भी व्यंजन जुड़े, आधा म में यदि कोई व्यंजन जुड़े, व्यंजन अ नहीं, स्वर नहीं, व्यंजन, आधा म में कोई व्यंजन जुड़ता है तो अनुस्वार बन जाता है। अनुस्वार जानते हैं किसे होता है, जैसे स अनुस्वार सन, ये अनुस्वार बन जाता है, ये चीज है, देखिए अनुस्वार का चिन्ह है। ठीक है, अनुस्वार बन जाता है। चलिए, और आधा म में यदि तवर्ग या पवर्ग जुड़ता है, तवर्ग पवर्ग समझते होंगे, चवर्ग बताए थे। तवर्ग मतलब क्या, त थ द ध, त थ द ध न। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, यानी कि आधा म में त थ द ध जुड़े, या पवर्ग मतलब प फ ब भ जुड़े, यानी आधा म में त थ द ध या प फ ब भ म कुछ भी जुड़े, इस समय जो हम बोले हैं जुड़े, तो वह आधा म जो है ना आधा न में बदल जाता है। चलिए, व्यंजन संधि के यही 10 सूत्र हैं। ठीक है, इन 10 सूत्रों को आप याद रखेंगे, व्यंजन संधि के सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं छोड़े हैं, आपको व्यंजन संधि की परिभाषा इससे बोल सकते हैं, यह सूत्र हुआ। स्वर संधि की परिभाषा इससे, इसके सहारे बोल सकते हैं। इसके भेद कितने, तो 6 भेद, 6 भेद को की परिभाषा इसके सहारे बोलते चले जाएंगे। ठीक है, और इसकी परिभाषा, व्यंजन संधि के भेद होते ही नहीं है, ये सूत्र होते हैं, तो सूत्र समझ लिए। अब देखिए विसर्ग संधि, तब विसर्ग संधि की परिभाषा भी हम इसके सहारे बोल सकते हैं और बताए भी थे। चलिए, अब सूत्र इसका एक ही है, सबसे आसान है विसर्ग संधि, चूंकि एक ही सूत्र है, याद कर जाओ पटाख से। ठीक है, कैसे, देखिए विसर्ग संधि। अब आइए, विसर्ग संधि में हम बताए थे कि जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जुड़ता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम कह दे निह जोर चय, निह जोर चय बराबर, अब जो भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए, हई क्या है बाबू, विसर्ग है, विसर्ग के बाद हई क्या जोड़ने जा रहा है, च, च क्या है, व्यंजन है। तो विसर्ग में जब व्यंजन जुड़ता है, विसर्ग में स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े, तो कौन सी संधि कहेंगे, विसर्ग संधि। अभी बताइए, ये जब संधि करेंगे माने मिला के कुछ बनाएंगे तो किस संधि के अंतर्गत आएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत। क्यों, विसर्ग के बाद न स्वर व्यंजन जुड़ रहा है, विसर्ग के बाद स्वर जुड़े चाहे व्यंजन जुड़े, इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए, ऐसे ही बन जाता है कैसे, निश्चय। कैसे बनता है, तो देखिए नि के
नी उतार दिए। हई क्या है विसर्ग, हई क्या है च, तब विसर्ग आ च क्या है व्यंजन है, तब विसर्ग में व्यंजन। तो देखिए यह सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग में जुड़े, का जुड़े, स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े, कौन भी जुड़े तो क्या बन जाता है आधा तालव्य स, आधा तालव्य स, आधा तालव्य स है तो आधा तालव्य स इसे भी लिखते हैं, आधा तालव्य स हो गया, लिख दिया ना। यानी कौन जुड़ा, विसर्ग में है, विसर्ग में क्या जुड़ा, कोई व्यंजन है, व्यंजन जुड़ा तो कौन आधा तालव्य स बन जाता है, विसर्गवे, विसर्गवे क्या बन जाएगा आधा तालव्य स, विसर्ग ही क्या बन जाएगा आधा तालव्य स। और चय जो है वो चय उतर जाएगा, छाप दिया जाएगा चय को, तो क्या बना निश्चय। ठीक, अब चलते हैं, एक उदाहरण भी अभी दे दिए, बनाकर दिखा दिए। आइए, तो इस प्रकार से आप विसर्ग संधि को कैसे याद करेंगे कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन जुड़े तो आधा तालव्य स, आधा मूर्धन्य स, आधा दंत स, आधा र ओ बन जाता है। यही ध्यान रखिएगा, चार चीज बनता है विसर्ग में। विसर्ग के चिन्ह में यदि स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े तो यह विसर्ग ही, स्वर व्यंजन जुड़ कर नहीं, यह विसर्ग ही आधा तालव्य स या आधा मूर्धन्य स, आधा दंत स, आधा रो, आधा या ओ में बदल जाता है। ठीक है, अब आप सब समझ चुके। देखिए एक बात, मुख्य बात क्या गुरु ध्यान रखना है। देखिए स्वर संधि में जो था ना, ये प्लस के पहले का वर्ण प्लस के बाद का वर्ण दोनों जुड़ कर ये बनता था, माने दोनों जुड़ के ये बनता था। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में दोनों जुड़ के नहीं बनता है, जुड़ के ही होता है, लेकिन पहला अक्षर ही इसमें बदल जाता है, हई बदलता, ये जुड़ता नहीं है, खाली ये पहिलका अक्षर व इसमें बदल जाता है। जैसे हम क्या कहें कि विसर्ग ही आधा स बन जाएगा, विसर्ग ही ये स बनेगा, विसर्ग ही ये बनेगा, ये व्यंजन स्वर जो है वो बाद में जाके क्या हो जाएगा, छप जाएगा। जैसे कि देखिए फिर से एक बार दिखा देते हैं, निह जोर झर, निह जोर झर, निह जोर झर, तो नी का नी छाप देंगे। देखिए नी का नी छाप देंगे, अब क्या बच गया विसर्ग, तो यहाँ विसर्ग आ गया। चलिए उसके बाद क्या कहा, स्वर या व्यंजन, झ क्या है व्यंजन है, तब विसर्ग में व्यंजन जुड़ेंगे, विसर्ग में व्यंजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा आधा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, र, आधा र बनता है ना। देखिए तो आधा र, तो आधा र बन जाता है, तो आधा र ऊपर लिख देते हैं रेफ, यानी र। अच्छा झर है, झर झर तो लिखेंगे झर झर। ये बताइए झर दोनों उतरा कि नहीं, यहाँ उतरा, तो झर तो यहाँ उतर गया, तो ऊपर आधा र जो बना, कौन आधा र बन गया, आधा र कौन बना है, विसर्ग ही ना बना, यानी विसर्ग ही बदल जाता है। वैसे समझ में आ रहा है ना। यानी कि ध्यान रखना है कि स्वर संधि में प्लस के पहले का वर्ण और प्लस के बाद के वर्ण जुड़ के, दोनों जुड़ के वो के जो बनने वाला है ब्लू अक्षर में है वो बनता है। अब व्यंजन और विसर्ग संधि में दोनों जुड़ के नहीं बनता है, सिर्फ बाद वाला सिर्फ वो आ जाना चाहिए जो मांग रहा है कि तृतीय वर्ण कर है तो तृतीय वर्ण आ जाना चाहिए, लेकिन खाली को ही ग में बदल जाता है, चो ही ज में बदलेगा, तो ही च में बदलेगा, और सब क्या हो जाएगा, छप जाएगा जब मिलाएंगे। तो समझ में आ गया होगा, हम पूर्ण रूप से आपको समझा दिए हैं। अब चलते हैं अभ्यास कर ले, अभ्यास ही बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग अभ्यास करें बढ़िया से। देखिए अब बनाए, यदि परीक्षा में आ जाता है रतन जो राकर, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिए रतन है तो बोलेंगे रतन, तो रतन के रतन पहले लिख दीजिए, रतन लिख दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा नौ अब आधा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, बोलेंगे रतन, रतन के अंत में क्या है न है, तो बोले न, तो उसमें क्या बचेगा अ, किसी भी व्यंजन के अंत में अ बचता है। चलिए तो इसमें अ बचा रतन में, आ जोर में है जो क्या है, आ है, आ है। अब अ में आ जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो अ क्या है, अ और आ, अ और आ दोनों समान स्वर है। हम बताए थे कि अ हो या आ हो एक समान में गिना जाता है, ठीक है। तो इसमें अ और इसमें आ, समान स्वर और समान स्वर, समान स्वर और समान स्वर जुड़कर क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर। तो आप बताइए कि अ और आ में दीर्घ स्वर क्या कौन होता है, दीर्घ स्वर में बड़ा स्वर कौन होता है, आ होता है। तो आ होता है तो रतन के रतन और ए में न में के अ और इसमें के आ जुड़ के आ बना, तो आ कैसे लिखा जाता है, रतन में पाई दे देंगे तो क्या हो जाएगा आ, ये हो गया आ जो हो गया, ये कौन जुड़ कर है, रतन में का आ, ये दोनों जोड़ के क्या बन गया आ बन गया। अब क्या बच गया कर, क्या बचा कर, तो क्या लिख देंगे क और र, तो क्या बन गया रत्नाकर। अब कहो कि सर आ है नहीं लिखे हैं, आ नहीं, न में के अ और आ दोनों जुड़ के आ बना तो आ दे दिए, तब तो दोनों जुड़ न गया, ना कहते कि स्वर संधि में दोनों जुड़ के वो बनता है। चलिए अब आइए कबीस पर, कबीस,
थोड़ा सा एक काम करें, हम लोग जितना भी संधि करने वाला है उसको पहले पढ़ लें, समझ ले, तब विच्छेद को समझेंगे। अब कहिए कि संधि क्या कहलाता है। देखिए है, जब दोनों जुड़ता है, जुड़ कर एक बन जाता है तो संधि कहते हैं। अब विच्छेद जब कोई एक शब्द अलग अलग शब्दों में टूट जाता है तो क्या होता है, वो विच्छेद कहलाता है। जैसे कबीस का विच्छेद करना होगा, तोड़ना होगा। अल्लाह घुर्मी का क्या करना है, संधि करना है, एक में मिलाना है, ठीक है ना। चलिए महोत्सव ऐसे ऐसे पहले पढ़ें तो समझ में ज्यादा आएगा। देखिए लघुर्मी तो बोल के देखिए, लघु तो ऊ आ रहा है, ठीक है। फिर उर्मी में भी क्या है, ऊ है, ऊ और ऊ दोनों में ऊ आ रहा है, तो इधर भी ऊ है इधर भी ऊ, यानी एक समान स्वर, इधर ऊ लघु, यहाँ भी ऊ और ऊ मिलकर क्या बनता है, दीर्घ स्वर माने बड़ा स्वर। तो ऊ का बड़ा स्वर कौन होता है, दीर्घ ऊ होता है। क्या होता है, दीर्घ ऊ। तो चलिए कैसे लिखेंगे, ल के ल, घ के घ, हस ऊ जुड़ के क्या बनेगा, दीर्घ ऊ है। देखिए ऐसे हो जाता है तो दीर्घ हो गया। तो देखिए ऊ और ऊ जोड़ के दीर्घ बन गया, तो ऊ तो जुड़ गया, अब खाली क्या बच गया, है र, महर्सई मी, तो ऊपर र हो जाएगा, म हर्षई मी, तो क्या बन जाएगा, लघुर्मी। क्या होगा, लघुर्मी। अब चलिए आइए महोत्सव में, महाज और उत्सव में। तो ऐसे तो आप याद किए होंगे कि महोत्सव, महाज और उत्सव, लेकिन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं, सूत्र याद रखें। ये संधि नहीं याद किया जाता है इसे, देखिए समझना होता है उसको। बोलेंगे महा, देखिए महा तो आ, यहाँ आ आया और यहाँ उत्सव में ऊ आया, तो आ और ऊ जोड़ना है। तो सूत्र में देखिए, तो देखिए यहाँ आ है बाबू, आ में जोड़ना है तो जोड़ हो गया। किसको जोड़ना है, ऊ को। देखिए यहाँ आ में यदि जोड़ेंगे ऊ को तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। देखिए कैसे बुझा रहा है, यहाँ ओ या में क्या, और ऊ कौन स्थिति में है, पहला स्थिति में हर्षई दीर्घ है, दूसरी स्थिति में हर्षौ दीर्घ है। तो आ में ऊ जो जोड़ना है, ये पहला दूसरा स्थिति में है, तो दूसरा स्थिति में यहाँ क्या बनना है, पहला दूसरा स्थिति में क्या बनना है, ओ, यानी अ या आ में हसु या दीर्घ जुड़ता है तो क्या बनता है, ओ, तो ओ बनेगा। चलिए भाई आ, मह में के आ ले लिए हैं, तो मह में क्या ले लिए तो बच का गया, खाली मह बच गया। आ ले लिए हैं तो यहाँ आ गया, हाई ऊ ले लिए तो यहाँ आ गया, दोनों जोड़ के क्या बना, ओ। तो हम दोनों जोड़ के जब ओ बना तो ओ लिखेंगे, तो ओ ऐसे लिखा जाता है, ओ का उ चिन्ह है, ओ हो गया। तो हमें के आ और ऊ जुड़ के ओ हो गया, और बच गया आधा तो सौ वो, तो लिखेंगे आधा तो सौ वो। देखिए तो क्या बन गया, महोत्सव बन रहा है ना। चलिए अब आइए महर्षि, सब को छोड़िए, अभी पहले क्या करें, संधि करें, एक में जोड़ के देखें, आसान समझ में आ जाए, तब फिर विच्छेद को भी समझेंगे। स्वागत, इसको बोल के देखें, सुजरागत लिखा है ना, सुजरागत बराबर स्वागत होता है, लेकिन कैसे हुआ समझिए। सू, तो सू कहेंगे तो क्या होगा, ऊ आएगा, ऊ का उच्चारण पहले, प्लस के पहले ऊ का उच्चारण आएगा। अब देखिए प्लस के पहले ऊ का उच्चारण किस में आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लस के देखो, प्लस है, प्लस के पहले किसका उच्चारण, ऊ का। देखिए ऊ है, पहला स्थिति में हर्षई दीर्घ, दूसरा स्थिति में हस ऊ दीर्घ, तो हस ऊ आ रहा है ना, सू तो ऊ आ गया, प्लस, और उसके बाद क्या है, आ है, आ। तो यहाँ क्या कहता है, हर्षौ दीर्घ के बाद भिन्न स्वर माने दूसर कोई स्वर, तो इधर ऊ है और इधर आ है, तो ऊ है इधर आ है, तो ये भिन्न स्वर हो गया। तो हसु या दीर्घ में कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बन जाता है, वह बन जाता है। कहिएगा कि सर यह भी तो लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, हर्षई दीर्घ के बदला में यह बनेगा, और हस उ दीर्घ के बदला में वह बनेगा, और री के बदला में र बनेगा। तो हमको तो सु ऊ ना है, ऊ के बदला में क्या बन रहा है, वह बन रहा है। तो चलिए लिखेंगे, अब कैसे ये बन रहा है सब ध्यान देंगे। एक बात, मुख्य बात, जब सौ लिखेंगे, सु में के तो ऊ हटा रहे हैं, ऊ इधर ऊ, ये ऊ और आ जोड़ रहे हैं, तो ऊ और आ जुड़ कर क्या बन रहा है, देखिए वह बन रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, है सौ क्या है, व्यंजन है, किसी भी व्यंजन में ध्यान रखिए, यहाँ बताते हैं इसको, सुव्यंजन है, किसी भी व्यंजन से जब स्वर निकल जाता है तो वह व्यंजन आधा हो जाता है। तो सु में का ऊ निकलेगा, ऊ निकल के जब यहाँ आ जाएगा तो वो सौ का बन जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा सौ, ठीक है। वो अब ऊ यहाँ आ गया और आ भी यहाँ आ गया, दोनों आकर क्या बनाया, वह बनाया ना बाबू। तो ऊ और अ मिलकर क्या बनाया, वह, तो वह बनाया, और ऊ और अ मिलकर वह बना दिया। अब पाई है तो क्या देंगे, पाई, और गो तो गत है तो गत, स्वागत, सुजरागत बराबर स्वागत। अब आइए स्वागत के सीखने के बाद आइए अब मातृ जोड़ आज्ञा को समझे, ये क्या बनेगा।
देखिए बात को समझे। मातृ, तो मातृ का पहले में उतार दीजिए माँ, तो मात उतार दीजिए, री रखिए। मातृ, इसको क्या बोले मातृ, मातृ तो री, यहाँ री है और यहाँ पर क्या है अ है, अ है। चलिए अ को खाली मानिए, आ को छोड़िए, पाई दे देंगे बाद में। री मातृ तो री और यहाँ अ, देखिए यहाँ री है और यहाँ अ है। भिन्न स्वर मैंने क्या होता है, री को छोड़कर और कोई भी स्वर, तो री या प्लस भिन्न स्वर मैंने दूसरा कोई स्वर, री आई अ आ जाए तो री आई अ, री और अ मैंने भिन्न स्वर जुड़कर क्या बनता है, र बनता है, र बनता है ना। चलिए तो माँ तो ले लिए मात, और री और अ जुड़ के क्या बनता है, र, री। देखिए री और ओ या आ जुड़ के क्या बनता है, र बनता है। तो माँ तो लिए है, ले लिए है, यहाँ देखिए ले लिए है, री और र जुड़ के क्या बना है, र बना है। तो र इसमें लगाएंगे ना तो र लगा दिए, हयो र होता है इसे। तो माँ तो और मात्र हो गया, और पाई है तो पाई, ज्ञा है तो ज्ञा, क्या बना, मातृ जोड़ आ गया बराबर मात्रा ज्ञा। सब सूत्र से ही बन रहे हैं। चलिए अब आइए, जैसे ने जोड़ अनम यहाँ लिखा हुआ था, ने जोड़ अनम। चलिए ने जोड़ अनम को बनाते हैं। चलिए बोलते हैं ने, ने तो क्या बनेगा ए, ठीक है। यहाँ एक लिखिए ने, जब ने में ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम, ध्यान करें, ने जोड़ अनम। कुछ लंबा वीडियो हो जाएगा। नौ के नौ उतार दिए, ठीक है। ने, तो ने में क्या बचा, ए जोड़ अ, तो ए और अ को जोड़ के देखेंगे क्या बनता है। तो देखिए ए और अ क्या है, स्वर है, तो स्वर संधि में खोजेंगे ए और अ। तो ए और अ खोजिए, ए यहाँ है, ए के बाद यदि भिन्न स्वर जुड़े, भिन्न स्वर मैंने इसको छोड़कर, ए को छोड़कर, तो ए के छोड़कर अ आ रहा है, तो ए और भिन्न स्वर मैंने जोड़कर क्या बनता है, अय बनता है, ठीक है। तो क्या बना, अ और य, अय, ठीक है। तो अय बनेगा, ठीक है। अब बताइए ने में का ए यदि यहाँ ले लिया, ए यदि यहाँ ले लिए तो नौ पूरा हुआ कि आधा हो गया, आधा नौ एक प्रकार का हो गया, नौ आधा नौ हो गया। अच्छा और क्या जुड़ गया है, अ भी यहाँ जुड़ के तब अ बना है। तो अब नौ तो उतार दिए हैं, और नौ में के बाद ए यहाँ आ गया, अ यहाँ आ गया, और दोनों जुड़ के क्या बना, अय। तो अय अब इसमें लिखेंगे ना, तो अय लिखने चलेंगे तो जैसे ही अ इसमें जोड़ेंगे, नौ में अ जुड़ेंगे, वो आधा नौ जो था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अ क्या है, स्वर है, स्वर जुड़ते ही वो पूरा हो जाएगा, और स्वर हटते ही आधा हो जाएगा। भाई ये क्या था, ऊपर वाला स्वर था, ये हटा था तो आधा न हो गया था, फिर अ जुड़ेगा तो पूरा न हो जाएगा, तो अ जुड़ने से तो न पूरा हो गया, और बच क्या गया य, तो य, ठीक है, य। उसके बाद अ तो यहाँ जुड़ गया है, और बचा कौन है, नम, तो न आमन नम, क्या बना, नयनम, ने जोड़ा नम बराबर क्या बना, नयनम। चलिए ध्यान करें, अब आगे पढ़ते हैं, ये हो गया नयनम। आइए पावक, चलिए इसको भी अभी छोड़ते हैं, अभी यहाँ पढ़ते हैं षट दर्शन, षट दर्शन, ठीक है, षट जोड़ दर्शन। इसको ध्यान करें कैसे बनेगा। अब ये व्यंजन संधि में से आने लगा, तो थोड़ा सा और ऊपर से चले विच्छेद। अब क्या सीखे, विच्छेद करना सीखे। देखे क बीस का विच्छेद सीखिए, क बी और स, विच्छेद कैसे किया जाता है इसको ध्यान करें। देखिए विच्छेद करने में क्या होता है ना, जो कमजोर व्यंजन या स्वर होते हैं उसको तोड़ा जाता है। अच्छा बताइए, इस कलम को तोड़ना हो कहाँ से, या कोई लकड़ी हो उसको तोड़ना हो कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ से उसका भाग कमजोर दिखाई देगा वहाँ से तोड़ेंगे, या कमजोर कहीं नहीं दिखाई देगा तो बीच से ऐसा कोई जगह होगा जिसको दबाने से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, आर पार से तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें बीच में कौन आ रहा है, ई है, दीर्घ ई, दीर्घ ई आ रहा है, क्या आ रहा है, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई को तोड़ना होगा, तो दीर्घ ई को तोड़ेंगे तो इधर क्या बचेगा, कौ, तो कौ लिख दिए, ठीक है, कौ। अच्छा इधर दीर्घ ई के बाद क्या बचा, सौ, तो इधर क्या लिख दिए, सौ, कौ और सौ लिख कर तैयार है। अब किसको तोड़ना है, दीर्घ ई को। तो दीर्घ ई को तोड़ने के लिए अब जाएंगे इधर, इधर देखेंगे कि दीर्घ ई कैसे टूटता है, हई सब हे रूप में टूटता है, इधर वाला बराबर के उधर वाला हई से टूटता है। तो दीर्घ ई है तो ये दीर्घ स्वर हुआ, दीर्घ माने बड़ा, स्वर ई क्या है, स्वर है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर टूटता कैसे, ही दीर्घ है तो दीर्घ स्वर है, टूटता कैसे है, इधर समान स्वर इधर समान स्वर, एक समान स्वर माने दीर्घ ही है ना, तो इसी के समान स्वर वाला, बराबर स्वर वाला चाहिए। तो बराबर स्वर वाला कौन होगा, जैसे हसुई में यदि हम क्या जोड़ दे, दीर्घ ई, हसुई में दीर्घ ई जोड़े तो दोनों तो ही है, छोटा है चाहे बड़ा है, हसुई और दीर्घ ई एक समान स्वर जुड़कर बराबर में क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर माने दीर्घ ई बन जाता है। तो इधर क्या कर दे, हसुई, या इधर कर दे दीर्घ ई, या इधर कर दे हसुई, या इधर कर दे हसुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अब दो पद में जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है ना, अब जोड़ेंगे, इधर क्या जोड़ देंगे,
हस्वी, तो व में क्या जोड़ेंगे हस्वी, तो कवि हो गया हस्वी, इसमें जोड़ दिए। ई किस में जोड़ दे स्व में, तो क्या जोड़ दे ई इस, तो क्या हुआ कवि जोड़ इस, यहाँ जोड़ का जोड़ कवि जोड़ इस बराबर कवि हो गया। अब आइए इसको हटाते हैं, अगला लेते हैं। अगला क्या हुआ, आप क्या लेंगे बताइए, महर्षि। महर्षि लेकर देखिए महर्षि, तो जल्दी चला जाए महर्षि। देखिए महर्षि को बोलकर चले, तो महर्षि को तोड़ेंगे तो पहले मह को तोड़ लीजिए अलग, मह, ठीक है। सी को इधर कर लीजिए, मह ले लिए इधर, सी ले लिए इधर, तो बच कौन गया और है, और ऊपर का रह है नहीं और हुआ, बोलते हम देखिए महर्षि महर्षि महर, तो और आ रहा है ना, और यानी हमको है मह ले लिए सी ले लिया, तोड़ना किसको है और को, महर और को तोड़ना है। देखिए तो और कहा कैसे टूट रहा है, देखिए यहाँ और टूटना है। अब इधर देखना पड़ेगा तोड़ते समय, जोड़ते समय किधर देख रहे थे, जोड़ना था जब है सब, तो इधर और इधर देख के तब जो आता था उसको लिखते थे। अब तोड़ना है तो जो है इधर से देखना है कि कहते किस में तोड़ेंगे, और कैसे टूटता है, और अंत में है ना, अंत वाला में और कैसे टूटता है, तो प्लस के पहले अ या आ देते हैं, और प्लस के बाद में री देते हैं। देखिए पहला दूसरा तीसरा स्थिति, तो पहला दूसरा तीसरा स्थिति में और है, तो अ या आ में री जोड़ेंगे तो और टूट जाएगा। तो इसमें और को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, अ या आ में किसको जोड़ेंगे, री को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अ या आ में चलिए, तो प्लस के पहले क्या जोड़ देंगे, अ या आ है प्लस है, तो प्लस के पहले अ जोड़े, तो मह में अ जोड़म तो महे रह जाएगा, आ जोड़ेंगे तो होगा महा, तो महा बढ़िया शब्द है कि नहीं, तो महा आ जोड़ दिए, आ जोड़ दिए। अब क्या आ जोड़ दिए, प्लस के प्लस, अब बाद वाला में क्या जोड़ेंगे, हेसी वाला में क्या जोड़ेंगे, री, बाद में नहीं जोड़ना है, री है तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, री, क्या बना, महाजोड़ ऋषि बराबर महर्षि, बन गया कि नहीं बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महर्षि आप लोग सीखे, सदैव को सीखे, सदैव, सदैव अव सदैव। देखिए सद को अलग कीजिए, सद सद को, व को अलग कीजिए, बीच में प्लस दे दीजिए, सद अलग व अलग, बीच में प्लस हुआ। अब किसको तोड़ेंगे आपको, अय को, सदै सदै, तो अय आ रहा है ना, किसको तोड़ेंगे, अय। अय को लिखा कैसे जाता है बाबू, अय को ऐसे लिखा जाता है, अय, इसी अय को ना तोड़ना है। चलिए अय को तोड़ के देखें, अय पहले इधर खोजिए, देखिए यहाँ अय है, ये टूट सकता है ना, अय कैसे टूटा हुआ है, इधर सूत्र में देखिए अय कैसे टूटता है, तो अय तोड़ने के लिए अ या आ पहले चाहिए, अ या आ, तो चलिए अ या आ, तो पहला में प्लस के पहले अ आया, तो प्लस के पहले सद बा, वो में अ लगाए चाहे आ लगाए, तो अ लगाएंगे तो सद के सद रह जाएगा, कैसे द में अ जोड़ेंगे तो द ही रह जाएगा, और सद में यदि आ जोड़ेंगे तो सदा हो जाएगा। तो क्या करें, सदा, सदा माने हमेशा, तो आ लगाने पर अच्छा रह रहा है, आ जुड़ गया। उसके बाद क्या चाहिए, अय को न तोड़ रहे हैं, अय को, ठीक है, तो अ या आ में से आ दे दिए। अय को तोड़ने के लिए अ या आ में क्या जुड़ना चाहिए, ए या अय, ए चाहे अय, यानी अब यहाँ हम ए जोड़ सकते हैं या अय जोड़ सकते हैं। तो यदि ए लगाएंगे तो ए व एव बनेगा, अय लगाएंगे तो अय वो बनेगा, तो एव अच्छा लग रहा है तो हम लोग क्या कर दिए, एव, तो सदा जोड़ एव बराबर का बना सदैव। तो अब आप लोग को हमें आशा है कि आप सभी को विच्छेद भी करने आ रहा होगा। चलिए अभी, लेकिन इससे भी नहीं होगा, आगे भी जल चलना पड़ेगा। चलिए जलौध, जल्दी जल्दी अब जरा सा तुरें, जलौध। जलौध में क्या कीजिए, जल एक और कर लीजिए, जल ध को अलग कर लीजिए, बीच में जोड़ दे दीजिए और बच गया औ। देखिए जलाओ तो औ बचा, अब आप औ को तोड़िए, किसको तोड़िए, औ को, तो औ को खोजिए, यहाँ औ है। औ तोड़ने के लिए अ या आ, और क्या अ या आ में क्या जुड़ना है, ओ या औ। तो चलिए अ या आ, तो जल में अ लगाएंगे तो जल, ल में अ तो ल, तो अ ठीक है अ, यदि आ जोड़ देंगे तो जाला, जाला बढ़िया शब्द नहीं है, जल ठीक है। अ या आ में ओ या ओ जोड़ेंगे तब ओ बनेगा, तो बाद वाले में क्या जोड़ेंगे, ओ या ओ, यानी इसमें क्या जोड़ेंगे, ओ या ओ। तो ओ यदि जोड़ते हैं ओ, तो बढ़िया रह रहा है, जल जोड़ औध, औध औध, तो जल और जोड़ औध बराबर जलौध बन गया, टूट गया, आपको जलौध भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किसमें, आइए यहाँ तोड़ लिए हम लोग, यहाँ भी तोड़ लिए, यहाँ क्लियर हो गया, पावक को तोड़कर। अब आइए हम लोग आ गए कहाँ पर, व्यंजन संधि में, ठीक है। अभी स्वर संधि का ही है, यही एक स्वर संधि है, पावक। आइए तोड़िए पावक को, पावक को देखिए जी, पावक को तोड़ेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि पाव अलग कर दे, क अलग कर दे, नहीं बाबू, ध्यान दीजिए, पावक, पावक, पाव पाव पाव, तो इसमें आव आ रहा है, आव, तो देखिए आव माने आओ, पाव है बानु बुआ, पाव
पाव, पाव, तो आव आ रहा है ना, इस आव को तोड़ेंगे, प को अलग कर देंगे, देखिए प को अलग और इस क को अलग, प को अलग, क को अलग, वही आव जो बच रहा है इसी को तोड़ेंगे। देखिए आव को तोड़ेंगे, आव को तोड़ रहे, आव कैसे टूटता है, देखिए अंतिम में है, देख 2 3 चौथा, चौथा में है, कैसे टूटेगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा का मतलब ये चौथा तो यहाँ भी चौथा, यानी औ इधर का देंगे प्लस के पहले औ और उधर भिन्न स्वर मतलब अ या आ, पहले देंगे औ, तो प में औ जोड़ेंगे तो क्या होगा, पौ, औ जोड़ दे दिए, प्लस के बाद में, प्लस के बाद में भिन्न स्वर में दो स्वर कौन स्वर, अधिकांश भिन्न स्वर में अ या आ आएगा, क्योंकि इधर देखिए अ या आ नहीं है तो इधर न आएगा भिन्न स्वर में, तो यहाँ अ, तो अब क्या बना, अ का बन गया अ, पौ जोरक बराबर पावक बन गया। अब आते हैं हम लोग, इससे हटाते हैं, अब किसको बनाते हैं, दिग्गज को। आइए ये सब आपका हम लोगों का आ गया किसका, व्यंजन संधि, जल्दी से आइए। दिग्गज, दी आधा ग अज, दिग्गज, देखिए कैसे, देखिए दी के दी उतार दीजिए, गज के गज है तो गज उतार दे, गज मैंने हाथी होता है उतार दे। अब कौन टूटेगा, आधा गो बचा हुआ है, गज पूरा दी हट गया, आधा गो टूटेगा, कौन टूटेगा, आधा गो। तो देखते हैं आधा गो कैसे, आधा गो तोड़ने का सूत्र देखिए, देखिए आधा गो तोड़ने का सूत्र है कि नहीं है, आधा गो को कैसे तुरेंगे, इधर का देंगे क, तो दी में का जोड़ देंगे क, देख दे जोड़ दिए ना, प्लस के प्लस, तृतीय वर्ण माने तीसरा वर्ण, तो ग तो तीसरा वर्ण हईले है, क ख ग तो हो गया, तो जुड़ के क्या बना, आधा गो, तो आधा गो था ही बन गया, दिक जोड़ ग दिग्गज बन गया। अब आइए यहाँ हटाते हैं, अब देखिए, अब वांग्यमय, वांग्यमय है वा अंग म य, वांग्यमय, तो वा को वा कर दिए, मैं को मैं कर दिए, लास्ट में देखिए वा ले लीजिए, मैं ले लीजिए, अब टूटेगा कौन, अंग, अंग। अब देखिए कि अब आप कैसे जानिएगा कि अंग ही हम तोड़ेंगे, म को क्यों नहीं तोड़ेंगे, अब देखिएगा ना कि किसको तोड़ने का सूत्र है, अंगों को तोड़ने का सूत्र होता है, इसलिए ना अंगों को तोड़ेंगे, तो अंगों को तोड़िए। अंगों को तोड़ने का सूत्र क्या होता है, पहला वाला में प्लस के पहले वाले में क्या जोड़ देंगे, आधा क, तो प्लस के पहले वाला में ही, प्लस के पहले वाला में आधा क जोड़ दिए, तो क्या बन गया, वाक्य। प्लस में क्या चाहिए, म चाहिए, तो म तो हईले है, फिर म थोड़े ना देंगे, हो गया है ना। अब बताए थे कि आधा क अंगों में बदल जाएगा, यही आधा क में जब म जुड़ेगा तो आधा क ही अंगों में बदल गया, वांग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब देखते हैं कौन हुआ, आज़ादी का बना है, सब विच्छेद, आज़ादी, 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 देखिए जी, आज़ादी में ही आ को नहीं तोड़ेंगे ना, ऐसे नहीं तोड़ेंगे, ये नहीं कि अज जो राधी आज़ादी, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा वो। देखिए इसमें जौ को तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, जौ को। देखिए यहाँ जौ को तोड़ने का सूत्र है, जौ को तोड़ने का सूत्र है, जौ टूट सकता है, जब दो जौ तोड़ेंगे तो अ पहले हो जाएगा, अ पहले लिखा जाएगा, देखिए अ, अच्छा जौ को तोड़ेंगे, जौ को तोड़ेंगे ठीक है, लेकिन तो बच कौन जाएगा, आ है, पाई आदि है, आदि, तो क्या बचेगा यहाँ, प्लस के बाद क्या बचेगा, आ दी आदि, ठीक है। अब चलिए अ ले लिए, अ ले लिए, आदि ले लिए, अब तोड़ किसको रहे, जौ को। तो जौ को तोड़ने के लिए इधर क्या चाहिए, चौ चाहिए, प्लस के पहले क्या चाहिए, चौ, तो प्लस के पहले वाला में क्या जोड़ देंगे, चौ, क्या बन गया, अच, अच जोड़, जोड़, जोड़ के बाद क्या कहता है, अ या आ, तो अ या आ तो आइए गया है, आदि में के आ आयल बा, आ गया है तो आ ही है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, अच जोड़ा दिया, आजादी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए षट दर्शन, हम इधर अभी नहीं आए थे, इधर सबको लेकर चलना पड़ेगा, विच्छेद और संधि दोनों को, यहाँ पर संधि करना है, षट जोड़ दर्शन। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, षट है तो स अट, स ले लिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, षट जोड़ दर्शन, षट जोड़ दर्शन बराबर, देखिए स का क्या लिख देंगे, स का स, आधा ट है और यहाँ द है, तो जोड़िए, आधा ट और द जुड़कर क्या बनता है सूत्र में, देखिए तो व्यंजन संधि में। अब कि इसमें क्यों देखेंगे, उसमें क्यों नहीं देखेंगे, बताइए ना, ट क्या है, व्यंजन है, और द क्या है, वह भी व्यंजन है, तो ट व्यंजन और द व्यंजन खोजिए, आधा ट खोजिए, देखिए आधा ट हो गया, आ गया ना, आधा ट हो गया, ठीक है। उसके बाद भिन्न स्वर या व्यंजन, मैंने स्वर है चाहे व्यंजन है, तो फिर है व्यंजन आ गया, आधा ट तो आधा ट, व्यंजन तो द क्या है, व्यंजन है, तो ट के बाद स्वर है चाहे व्यंजन है, तो क्या बन जाता है, आधा ट बन जाता है, तो कौन आधा ट बनता है, आधा ट ही आधा ड बन जाता है, तो ये आधा ट जो है वह क्या बन जाएगा, आधा ड, तो स ड, दर्शन के दर्शन छाप दिया
जाएगा। आपको बताए थे कि व्यंजन संधि में हेने वाला छपा जाता है तो ही, ये पहला वाला ही इसमें बदल जाता है, आधा तो आधा डो में बदल जाता, सट दर्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से उच्चारण, तो ऊ का ऊ ले लेंगे। देखिए ऊ का ऊ, आधा तो है ना बाबू, आधा तो है, तो आधा तो में देखिए, आधा तो में क्या जुड़ रहा है, चौ, चौ क्या है, चौवर्ग है, चौ छ जैसा चौवर्ग है। चलिए तो ऊ में ना, आधा तो में चौवर्ग जोड़ना है, ठीक है। आधा तो में चौवर्ग, देखिए तो आधा तो में चौवर्ग कहीं जुड़ रहा है, देखिए यहाँ है ना, आधा तो आधा तो है ना बाबू, और यहाँ चौ है तो चौवर्ग में आता है ना, चौ छ चौवर्ग जुड़ता है तो क्या बन जाता है, आधा चौ बनता है। कौन आधा चौ हो जाता है, आधा तो ही आधा चौ हो जाता है। तो ये आधा तो जो है वह क्या बन जाएगा, आधा चौ बन जाएगा। और चारण है तो चारण लिख दीजिए, चार वाला उच्चारण। देखिए आधा तो ही आधा चौ बन गया, आधा तो ही आधा चौ बन गया, जब चौ जुड़ा तो उच्चारण बन गया ना। अब आइए सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, तो देखिए स के स लिख दीजिए, आधा तो है और यहाँ ज है, तो फिर देखिए आधा तो और ज, देखिए आधा तो और जो है, देखिए स के स, आधा तो यहाँ आधा तो ले लिए, और क्या है जौ, तो जौ, आधा तो और जौ जब जुड़ता है तो आधा तो किस में बदल जाता है, आधा जौ में। तो ही आधा तो जो है यह किस में बदल जाएगा, आधा जौ में, आधा तो आधा जौ में बदल जाएगा। जन है तो जन क्या बन गया, सज्जन, सत जोड़ जन बराबर सज्जन। आते हैं अब उद्घाटन का विच्छेद करें। उद्घाटन, उ द घाटन, देखिए आधा द है, देखिए द में हलंत है, हलंत लग जाएगा तो वो आधा है बाबू। उद्घाटन, तो किसको तुरंत ऊ इधर रख देंगे और घाटन इधर कर देंगे, घाटन घाटन। अब कहिए कि ऐसा क्यों करेंगे, देखिए बताते हैं। अब ऊ इधर घाटन अलग, दो आधा दो को क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि आधा दो टूटने लायक है। देखिए इस इधर देखिएगा ना कि कौन कौन टूटता है, देखिए आधा दो टूटता है कि नहीं, इसमें टूटता है। आधा दो तो यदि टूटता है तो उसी को तोड़ेंगे, सूत्र जिसका होगा उसी को तोड़ेंगे। आधा दो को तोड़ने का सूत्र होता है, कैसे तोड़ने का सूत्र होता है, आधा दो को तोड़ने के लिए प्लस के पहले वाला में क्या जोड़ना पड़ता है, आधा तो ये प्लस के पहले वाला है ऊ है, तो में क्या जोड़ेंगे, आधा तो जोड़ दिए। उसके बाद वाला क्या चाहिए, आधा दो को तोड़ने के लिए आधा तो इधर दे दिए, उधर क्या चाहिए, तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण। तो तीसरा चौथा वर्ण घ ना हो, क ख ग घ, चौथा वर्ण है नहीं है, तो हो गया। आधा तो में जब चतुर्थ वर्ण जुड़ता है तो आधा दो बन जाता है, इसीलिए आधा दो बना है। तो उत जोड़ घाटन बराबर उद्घाटन, ये भी क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं उद्घाटन के बाद आइए उन्नति क्या बाबू, उन्नति को बनाएंगे, वो आधा नौती है ना बुआ, उन्नति तो ऊ इधर ले लेंगे, नौती है, नौती जो है नौती को यहाँ ले लिए, अलग कर लिए। अब तोड़ेंगे किसको, आधा नौ को, आधा नौ बच गया, आधा नौ तोड़िए। देखिए आधा नौ को तोड़ने का सूत्र है ना, कैसे तोड़ने का सूत्र है, प्लस के पहले आधा तो दे देंगे, है प्लस जो है इसके पहले वाला में क्या दे देंगे, आधा तो। अच्छा और उसके बाद वाला में नौ देंगे या मो, तो नौ तो है ले देंगे का है, तो जोड़नति बराबर उन्नति हो गया। चलते हैं आगे फिर। उन्नति के बाद अब क्या है, संसार, संसार। देखिए क्या करें, स के स लीजिए और सार के सार ले लीजिए इधर, और बीच में क्या कर लीजिए प्लस। अब स ले लिए सार ले लिए, तो तोड़िएगा किसको, अनुस्वार को ही ना तोड़िएगा। तो अनुस्वार को देखिए, अनुस्वार टूटता है कैसे टूटता है, प्लस के पहले आधा म दिया जाता है, तो प्लस के पहले है जो है इसमें क्या दिया जाएगा, आधा म दे दिए, और उसके बाद कोई व्यंजन होना चाहिए, तो स व्यंजन नहीं है, तो आधा म में जब व्यंजन जुड़ गया तो अनुस्वार बन गया, तो यही आधा म ही अनुस्वार बना, तो आधा म जो है अनुस्वार बन गया, संसार हो गया, समझो सार बराबर संसार। अब आगे बढ़िए, ये हो गया। अब आइए संधि, लास्ट में संधि पढ़ रहे हैं, संधि के कर ले, संधि को भी कर ले उसी प्रकार से, संधि। तो स को क्या कर दे, स एक जगह स, अब प्लस के बाद में क्या कर दे धी, तो सधी बुझा रहा है अभी तक, लेकिन ध्यान रखिए सधी, ठीक है, सधी। तो अब सधी उतार दिए तो तोड़ेंगे किसको, अनुस्वार को। अनुस्वार कैसे टूटता है, आधा म में प्लस के पहले क्या देंगे, आधा म, तो यहाँ क्या दे दिए, आधा म, और उधर क्या रहेगा, व्यंजन, तो ध क्या है, व्यंजन नहीं है, तो सम जोड़ धी बराबर संधि, सम जोड़ धी बराबर संधि, ये ना कि सम जोड़ धी बराबर समधि, नहीं, संधि। इधर आधा म तो आधा म, व्यंजन तो ध व्यंजन है। चलिए इस प्रकार से हो गया व्यंजन संधि स्वर संधि का क्लियर समझ में आ गया। विच्छेद और क्या, विच्छेद और संधि, दोनों संधि और विच्छेद दोनों कर लिए। देखिए जो एक में मिल रहा है वह संधि है, और जो तोड़ रहे हैं हम, जिसे एक में है तोड़ रहे हैं उसको कहते हैं विच्छेद। चलिए अब थोड़ा सा विसर्ग को समझ ली, सबसे आसान है विसर्ग, जल्दी हो जाएगा। देखिए क्या है,
देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए जितना भी है निश्चय, जिसे निश्चय है इसको कैसे बनाएंगे, नी के नी हो जाएगा, नी के नी, बीच में आधा सौ है ना बुआ, आधा तालाबे सौ, आधा मूर्धन्य सौ, आधा दंते सौ, देख रहे हैं ना। हाँ, तो आधा तालाबे सौ, आधा मूर्धन्य सौ, आधा दंते सौ, आधा जो आधा रहेगा यानी वो कमजोर है वहीं से तोड़ेंगे। तो चलिए, तो जब आधा तालाबे से, आधा मूर्धन्य से, आधा दंते स को तोड़िएगा तब तो नी को इधर लिखेंगे, चय को उधर लिख देंगे, नी को इधर लिख दिया और चय को इधर लिख दिए, नी को तो को। अब आधा तालाबे स को तोड़ेंगे, आधा तालाबे स को तोड़ने के लिए प्लस के पहले क्या देना पड़ेगा, विसर्ग, तो प्लस के पहले क्या दे देंगे हम, नी में विसर्ग, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, स्वर चाहे व्यंजन, तो व्यंजन बरले बच्चों, तो नी जोड़ चाहे बराबर निश्चय हो गया, बन गया। अब चलिए आइए दुष्कर, तो दू के दू लिख देंगे, दू के दू, कर को कर लिख देंगे इधर, ठीक है। और बच कौन गया, आधा मूर्धन्य स, तो आधा मूर्धन्य स को तोड़ेंगे, आधा मूर्धन्य स को तोड़ने का क्या सूत्र है, प्लस के पहले क्या देंगे, विसर्ग, तो प्लस के पहले विसर्ग, तो दू में विसर्ग, दू हो गया। उसके बाद स्वर चाहे व्यंजन चाहिए, तो कब व्यंजन है तब विसर्ग है, विसर्ग हो गया। उसके बाद व्यंजन चाहिए तो कब व्यंजन है, विसर्ग और व्यंजन जुड़ के क्या बनता है, आधा मूर्धन्य स, तो ठीक है, आधा मूर्धन्य स बन गया है, तो आधा मूर्धन्य स को हम तोड़ ही रहे थे। चलिए दुष्कर हो गया। आइए निस्सार, मान लो कि लिख कर देते हैं, नी आधा सौ, सौ कर सार और निस्सार। चलिए, तो नी को इधर रख देंगे और सार को प्लस के बाद में लिख देंगे सार। चलिए, तो नी सार लो, तो आधा दंते स को तोड़ना पड़ेगा ना, आधा दंते स को तोड़ते हैं। देखिए विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन दे देते हैं तो आधा दंते स बन जाता है। देखिए आधा दंते स बन जाता है। देखिए, तो यहाँ विसर्ग दे देंगे, स्वर या व्यंजन है, स क्या है, व्यंजन है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जो, तो आधा स हो जाएगा, ठीक है। तो नी और विसर्ग में आधा स में बदलेगा, तो विसर्ग बदल के आधा स में, सार के सार निस्सार, नी जोड़ सार बराबर निस्सार। अब चलिए इसी प्रकार से मान लो मनोहर को तोड़ना है, मनोहर, चलिए तो मन इधर एक शब्द है तो मन लिख दिए, हर एक शब्द है इधर हर लिख दिए, मनहर, तो मन हर। अब तोड़ना किसको होगा, ओ को, कहा किसको, ओ को। देखिए तो ओ विसर्ग संधि में टूट सकता है कि नहीं, कैसे टूट सकता है, ओ कैसे टूटता है, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन जुड़ता है तो ओ बन जाता है। चलिए, तो विसर्ग के बाद तो इधर क्या दे देंगे, विसर्ग के बाद जोड़ दें, क्या जोड़ दें, स्वर या व्यंजन, तो ह क्या है, व्यंजन है, तो विसर्ग में जब व्यंजन जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो मना जोड़ हर बराबर मनोहर। अब आप लोग कहेंगे कि विसर्ग में तो स्वर व्यंजन जोड़ने से आधा स्व भी बनता है, आधा मूर्धन्य स, आधा दंते स, आधा रो, आधा ओ सब बनता है। तो कैसे हम जानेंगे कि आधा तालाबे से लिखे के आधा मूर्धन्य स, आधा दंते स, रो, कौन लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आप ध्यान रखें, यदि परीक्षा में इसे आ जाए, अब कि थोड़ा सा विच्छेद संधि पढ़ लीजिए तो बुझा जाएगा। जैसे मान लीजिए स्वर जोर वर ऐसे आ जाए, आप क्या बनाएंगे, तो देखिए स्वर के लिख देंगे स्वर के स्वर लिख देंगे। अब रहा क्या, विसर्ग, तो विसर्ग आएगा तो विसर्ग संधि में देखेंगे। अच्छा पहले देखो, प्लस के पहले वाला में यदि विसर्ग है तो विसर्ग संधि में, प्लस के पहले वाला में खाली व्यंजन आता है सब, तो व्यंजन संधि में। इसके पहले वाला में जैसे खाली र रहता, र तो अ आता, तो अ में ही में जाते। चलो, लेकिन अभी यहाँ स्वर विसर्ग है, तो प्लस के पहले क्या हो, विसर्ग, तो विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो ये व्यंजन है। तो विसर्ग के बाद यदि व्यंजन जुड़े तो क्या बन जाता है, आधा तालाब सौ, तो स्वर के स्वर लिखे हैं। अब क्या बन जाता है, विसर्ग और वर जुड़ के क्या बनता है, आधा तालाब सौ। लीजिए आधा तालाब सौ लिख दिए, और वर के वर, अब मान लीजिए स्वर के स्वर लिखे दिए थे, अब विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर जुड़ता है तो व्यंजन जुड़ा, विसर्ग के बाद व्यंजन, तो क्या बन जाता है, आधा तालाब सौ लिख दिए, ठीक है। और वर है तो वर लिखबे करेंगे। अब बताइए क्या बना, सरस्वर, ठीक है, आधा तालाब सौ जुड़े तो सरस्वर, और न तो मूर्धन्य स भी बन जाता है, उसको भी बना के देखिए, स्वर आधा स्वर, देखिए ये भी तो बनता है विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आने पर। दंते स भी होता है, स्वर आधा स्वर, फिर र भी होता है, तो स र आधा र है ना, तो ऊपर चल जाएगा। देखिए र भी तो बनता है, और ठीक है। अच्छा अब आइए स्वर है तो स्वर का स्वर, विसर्ग में व्यंजन जुड़ा है, विसर्ग में व्यंजन जुड़ता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो ओ लगाइए, कैसे लगाएंगे, पाई देके एकले दे देंगे तो ओ बन जाएगा, वर तो है तो वर। अब आप ही बताइए,
इसमें क्या आप तो ये सीखे थे कि सूत्र भी कह रहा है कि विसर्ग के बाद स्वर है चाहे व्यंजन है, तो ये पांचों में से कोई हो सकता है। तो कोई हो सकता है, तो ठीक है, हम कोई हो सकता है लिख दिए हैं। तालब स भी हुआ, मूर्धन्य स भी हुआ, दंत स भी हुआ, र भी हो गया, ओ भी हो गया। अब आप ही ना बताइए कि इनमें सही शब्द कौन है, उचित शब्द कौन है जिसका अर्थ अच्छा निकलता है। तो सरवर उचित शब्द है, इस सब का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सरह जोरवर बराबर सरवर होगा। अब कहिएगा कि हम कैसे सेट करेंगे? आप सेट करके मुंह से बोल के देखिएगा, जो अच्छा है उसको लिखिएगा। जैसे निह जोर झर, तो क्या कहिएगा? निर्झर, निह जोर झर निर्झर। तो र पर लेकर आ जाइएगा। दूह जोर कर, दूह 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 में भी सर्ग हो जाएगा। दूह जोर कर, तो क्या क्या? दुष्कर, दुष्कर हो वाला क सो आ जाएगा। ठीक है। निह जोर चय, निह जोर चय, तो निह में भी सर्ग है और च व्यंजन है, तो बराबर होगा निश्चय, आधा सौ है सौ आ जाएगा। जवन सूटेबल होगा, अच्छा लगेगा, उसी को करेंगे। हमें आशा है कि आपको संधि आज पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। वीडियो तो लंबी हुई, लेकिन आप लोग जो इस वीडियो को ठीक से समझ गए होंगे। अब हम आपसे कहेंगे कि पूर्ण वीडियो को दोबारा समझ लेंगे, और यदि मेरी यह संधि आपको समझ में आई होगी और पीछे के और भी चैप्टर्स आप देखेंगे, समझ में आएंगे, तो आप जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल का बटन दबा देंगे, ऑल का बटन क्लिक कर देंगे। और यदि वीडियो बकवास लगा, कुछ ना बुझाया, बेकार रहा, कोई टिप्स नहीं दिए गए, तो आप लिख देंगे कि वीडियो बकवास है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।